आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 65 बीपीएससी से लेके 69th बीपीएससी तक टोटल 5 साल के पेपर एनालाइज किया। इसमें से मैंने ये पाया कि लगभग 97-98 टॉपिक्स हो रहे हैं, मतलब नियरली 100 टॉपिक्स हो रहे हैं। यहाँ से 110 प्लस मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज वही डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज हम 4 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब मैथ्स प्लस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग के भी कुछ टॉपिक्स हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसको डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा मैसेज दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो बीपीएससी के लिए डेली एक वीडियो ऐसे बनाते हैं। क्या बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है, क्या डेट एक्सटेंड कर रहा है, क्या फॉर्म के लिए फिर से ओपन करने जा रहा है, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे। अब इनका टाइम नहीं है। बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग 20 दिन है, 22 दिन 23 दिन हो रहे हैं, लेकिन आप 20 दिन ही लेके चलिए। 2 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगे कहीं जाने वाने में, या बीपीएससी के उस दिन एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने में, लास्ट डे में। तो हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास यही है कि चुपचाप अपना काम करें, अपने स्मार्ट स्टडी करें, जितने टॉपिक्स हो रहे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें और टेस्ट दें, पीवाईक्यू सॉल्व करें और उसके साथ ऐड करें यूपीएससी के पीवाईक्यू को। ठीक है, देखेंगे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं डेली ये वीडियो लेके आते हैं, क्या बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन करने जा रहा है। फालतू का बकवास नहीं। अगर जिस दिन बीपीएससी को करना होगा उस दिन वो नोटिस निकाल देगा। बीपीएससी को 2 दिन में एग्ज़ाम लेना होगा, वो भी नोटिस निकाल देगा। एक्सटेंड करना होगा, वो भी ऑफिशियल नोटिस निकालेगा, हम जान लेंगे। अभी हमारे पास सीधा सीधी 20 दिन बचा है। हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि डेली हम 5 टॉपिक कवर करें, तभी जाके हम टोटल 100 टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो अपनी स्ट्रैटेजी है, उसी स्ट्रैटेजी पे बने रहें। 20 दिन बाकी है, डेली डेली स्ट्रैटेजी नहीं देखना है। डेली डेली पता चला कि हम स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं और कोई कुछ प्रिपरेशन नहीं हो रहा। प्लीज़ आप इन सब पे ध्यान ना दीजिए, अपना खुद का प्रिपरेशन कीजिए, अपने स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए, क्योंकि ये 20 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 20 दिन में आपके पास मान लीजिए कि 13 दिन है, 7 दिन आपको लास्ट रिवीजन के लिए बचा कर रखना ही रखना है। ठीक है, जो भी पढ़ें 13 दिन में नया पढ़ लें, 7 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, उसी को रिवीजन करना है बार बार लास्ट 7 दिन में। ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कीजिए। 20 दिन है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एंशियन हिस्ट्री की। एंशियन हिस्ट्री में मैंने ये पाया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर साल क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन। उसके बाद मैंने देखा कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन। इसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म से हर साल 1-2 क्वेश्चन मतलब रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद मौर्य, पोस्ट मौर्य से भी क्वेश्चन रहता है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर से भी रहता है। पोस्ट गुप्ता एम्पायर का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। गुप्ता एम्पायर पढ़िए, आगे बढ़िए। मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, इसमें भी 3 ही के बारे में पूछता है। स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी के बारे में पूछता है। उसके बाद मुग़ल के बारे में, तो मुग़ल में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ के बारे में पूछता है। ठीक है, उसके बाद उसके आर्ट एंड कल्चर मुग़ल पीरियड में कैसा था, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मुग़ल को पूरा ही कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट से भी पूछता है क्वेश्चन, हालांकि अभी थोड़ा इससे कम पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर है विजयनगर और बहमानी। ठीक है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजयनगर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा देखेंगे एक न एक क्वेश्चन इससे पूछता है 1857 रिवोल्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, तो इसमें जितने रिलीजियस रिफॉर्म करने वाले आदमी थे, पर्सनालिटी थी, उनके ऊपर आप अच्छे से पढ़े। और ये चैप्टर ना, मैं यही बोलूँगा आप लोग स्पेक्ट्रम से कंप्लीट कीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप वो देख भी लीजिए रिसोर्सेज के साथ थ्रू। स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर निकाल के आप पढ़िए। ठीक है, 1857 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, उसके बाद गांधीयन मूवमेंट, जब से गांधी जी आते हैं इंडिया में तब से जो अब मूवमेंट्स हुए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। उस पर बीपीएससी हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस सेशन,
कांग्रेस सेशन में यही बोलूँगा, आप पीछे पलटिए, ठीक है, वहाँ पे स्पेक्ट्रम के अपेंडिसेस में जाइए, वहाँ पे कांग्रेस सेशन दिया गया है, उसमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं कुछ कुछ पॉइंट खुद से ऐड करते चले जाइएगा सर्च करके गूगल से। कांग्रेस सेशन से क्वेश्चन हर साल रहता है। उसके बाद गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से भी, यहाँ से आप देखेंगे कि उनके कार्यकाल में कौन कौन सी चीज़ें हुई है, कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है, उसके ऊपर देख लेंगे, उसके ऊपर बीपीएससी क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। उसके बाद पीजन मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। लास्ट ईयर आप देखेंगे 69th बीपीएससी में प्रेस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, एजुकेशन के भी ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर भी हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री में ऐड कर लेंगे और स्पेक्ट्रम से। तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप पहले इनको कंप्लीट कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी में सबसे पहले मैं बोलूँगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में हर साल क्वेश्चन 2 चैप्टर है इसके रिगार्डिंग। जैसे आप लक्ष्मीकांत से पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2, ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो उसमें कुछ ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर पूछता है, जैसे मेजर कमेटी या माइनर कमेटी नहीं पूछता, मेजर कमेटी के बारे में ही पूछता है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर अच्छे से करें, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद प्रीएम्बल और यूनियन एंड स्टेट्स, ये आप देखेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से चैप्टर है इसमें लक्ष्मीकांत में, वो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा स्टेट कब बना, ये देखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, यूपी पीसीएस में देख लीजिए भर के क्वेश्चन पूछता है, बिहार में भी वैसे ही अब पूछने जा रहा है, ठीक है। प्रीएम्बल के ऊपर काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है। प्रीएम्बल में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल जो है उस पर ध्यान देना है, कौन कौन से वर्ड जुड़े हैं बाद में और उनके मतलब क्या है, कितने टाइप होते हैं, ठीक है। जैसे जस्टिस कितने टाइप का होता है, सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ऐसे ही उसके बाद ये सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसी से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या ये जस्टिसिएबल है कि नहीं है, इन सब के ऊपर कौन से कोर्ट ने इसको प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया, कौन से मतलब जजमेंट ने ये दिया कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। आप ध्यान से देखिएगा, बहुत कम पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट से हर साल क्वेश्चन पूछता है, एक या 2 हर साल पूछता है। डीपीएसपी से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा चैप्टर 3, आप क्या कीजिए, चैप्टर 3 ले लीजिए लक्ष्मीकांत का। उसमें देखिए शेड्यूल दिया है, 12 शेड्यूल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल का जिक्र है। इससे हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है। और इसमें भी एक और चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बोरो फ्रॉम, ठीक है, डिफरेंट कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया गया है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। तो ये जो है ना, ये एक ही चैप्टर में आपका ये सारा चीज़ आपको एक ही चैप्टर मिल जाएगा, चैप्टर 3। तो ये चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना, ये अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हो गया, उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, 86th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद 73rd, 74th, 73rd तो हर साल इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है, यानी पंचायती राज, ठीक है। आप देखिएगा पंचायती राज से हर साल 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पार्लियामेंट। तो यहाँ से पार्लियामेंट से अगर देखेंगे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी। तो पार्लियामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मत छोड़िएगा। आप पार्लियामेंट कीजिए, उसके बाद चैप्टर 3 कीजिए, उसके बाद आप फंडामेंटल राइट कीजिए अगर आपको कम करना है तो। पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, चैप्टर 3 जिसमें शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम, ये इनसे ना 5 क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी से हर साल क्वेश्चन पूछता है। जुडिशरी का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, सेशन कोर्ट, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर भी देख लीजिएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता रहता है, लेकिन इतना फ्रिक्वेंट नहीं पूछता, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो आप ना 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में आप पढ़िएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछता है, मतलब जब भी इलेक्शन होते हैं काफ़ी चर्चे में रहता है। उसके बाद कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद कैग के बाद
सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन में 15th फाइनेंस कमीशन, ये इकोनॉमिक का भी टॉपिक है, ठीक है, इसको देख लेंगे। तो आपको ये 3 चैप्टर करना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, इसके अलावा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करें। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करूँ तो करंट के क्वेश्चन बहुत रहते हैं। वो भी कहाँ से रहते हैं? इकोनॉमिक सर्वे बजट्स। इकोनॉमिक सर्वे तो इस साल आया नहीं है, ठीक है, हमारे पास अभी लेटेस्ट बजट है, इससे आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको देख लेना है। उसके बाद जो भी करंट में रिपोर्ट होंगे, ठीक है, आपने जो भी करंट जहाँ से भी पढ़ाऊँगा उसमें से देखेंगे कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी या कुछ इंडिसेस आई होंगी, उनके ऊपर बीपीएससी बहुत फोकस करता है, पूछता रहता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और जिसमें भी बिहार का जिक्र होगा उसको और भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स, जो नेशनल लेवल पे स्कीम्स करेंट में चल रही हैं, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये 4 टॉपिक करंट अफेयर के हो गए इकोनॉमिक्स के। इसके बाद मैं बोलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान और नीति आयोग। इससे आप देखेंगे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा है। जैसे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछा है, 68 में नहीं पूछा है, 67 में फिर क्वेश्चन पूछा है, ऐसे करके पूछा है, ठीक है। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक कमिटीज़ है, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रीक्वेंट में पूछता है। फिर फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसमें आपको 15th फाइनेंस कमीशन को अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके कौन कौन से मेंबर थे, इस पर क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन को अच्छे से देखेंगे, कैसे एलोकेट किया, कितना परसेंट स्टेट को मिला, कितना परसेंट सेंटर को मिला। और एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहें तो 14th फाइनेंस कमीशन को एक बार कंपेयर कर लीजिएगा 15th फाइनेंस कमीशन से, दैट्स इट। ये दोनों चीज़ें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमी प्लस पॉलिटी कि जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक्स है, सब कुछ कवर करने जा रहा हूँ। कल मेरा पहला लेक्चर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 5 ईयर प्लान पढ़ाऊँगा और उसके साथ नीति आयोग, जहाँ से एक क्वेश्चन हर साल रेगुलर पूछता है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन को कवर करूँगा, फिर नेशनल इनकम और जीडीपी के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो ये ऐसे करके सारा स्टैटिक भी कवर करते चला जाऊँगा। करेंट अफेयर आप करेंट अफेयर में देखिएगा, ये मैं नहीं कवर करने जा रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। जो भी स्टैटिक पोर्शन है उसको कवर करूँगा। जैसे यहाँ नेशनल इनकम एंड जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, ठीक है, 5 ईयर प्लान हो गया, इकोनॉमिक कमेटी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, ठीक है। ये सब ना जो भी करेंट में होंगे, करेंट में उनको कवर कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये नहीं पूछता है क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी में, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे हर साल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये सब मैं कवर करने जा रहा हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, इकोनॉमिक कमिटीज़ हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, और फिर पॉलिटी के सारे। तो ये सब मैं कंप्लीट करूँगा। हर दिन मेरा 1 या 2 लेक्चर आएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग में ये देखिए, जो चैप्टर मैंने यहाँ दिया है इसी से क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपको इस चैप्टर में दिक्कत है तो आप जल्दी से यूट्यूब कीजिए और यूट्यूब पे ये चैप्टर का नाम डालिए। आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, ठीक है। आधे घंटे का कोई वीडियो होगा, 30 मिनट्स, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, 30 मिनट्स का एक वीडियो देखिए, आपको कॉन्सेप्ट मिल गया। और करना क्या है, 10 साल का PYQ लीजिए, क्वेश्चन यहीं से रहता है। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डेटा चेंज होता है, क्वेश्चन सेम रहते हैं लगभग। आपके 7 से 8 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आप 10 साल के पेपर लगा के जाते हैं, आप पूरा पेपर उठा के देख लीजिए, सेम पेपर रहता है, ठीक है, रिपीटेड होता है। 7 से 8 क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाएंगे, 10 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ मैंने रख दिया है। सबसे पहला है टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये एक ही चैप्टर है, बहुत इजी है, ठीक है। एवरेज हो गया, रेशियो हो गया, इक्वेशन बेस हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, ब्लड रिलेशन ये रीजनिंग का है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी इजी चैप्टर है। AP सीरीज, GP सीरीज, इससे क्वेश्चन पूछता है। क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, और परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना, प्रोबेबिलिटी, लेकिन मत कीजिए, वो उससे क्वेश्चन पूछता भी है, नहीं पूछता है। इतना करना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट 20 दिन हमारा क्या होना चाहिए, कैसे हमारा डेली रूटीन होना चाहिए, इसके ऊपर बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले आप टॉपिक कंप्लीट कीजिए। मैं यही बोलूँगा मिनिमम आप 5 टॉपिक कंप्लीट कीजिए, ठीक है। डेली 5 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है आप क्या कीजिए, PYQ लीजिए BPSC प्लस UPSC के, उसके रिगार्डिंग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। या कोई भी क्वेश्चन लीजिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, PYQ के बिना आपको जाना ही नहीं एग्ज़ाम में। BPSC प्लस UPSC के, UPSC का भी मैं बोलूँगा आपको 2011 से लेके 2020 तक सबसे पहले इनको निपटाना है। 21-22 का भी कर लें, ठीक है। लेकिन 23 और 24 का पेपर देख सकते हैं, 23 का पेपर मत देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा पेपर नहीं पूछेगा, इसके रिगार्डिंग नहीं पूछ सकता, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना, जो भी आप टॉपिक पढ़ें उसका एक छोटा छोटा सा फर्रा टाइप, आप चिट्ठा टाइप बनाइए, जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए कभी बनाया होगा। तो फर्रा बनाने से ये फ़ायदा होता है कि टॉपिक आपने पढ़ा, उसके 1 पेज का फर्रा बन गया। ये आपके लास्ट के जो 7 दिन बचेंगे उसमें रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको फर्रा मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है, ठीक है। छोटे छोटे अपना जो उसमें आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके छोटे छोटे फर्रे बनाइए, आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हर तीसरा दिन एक फुल मॉक टेस्ट ले लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट का। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट, जैसे कि मैं बोलूँगा परफेक्शन IAS का ले लीजिए, एडुटेरिया का ले लीजिए, या खान सर का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मतलब 5-6 टेस्ट पेपर ले आइए, फुल मॉक टेस्ट, उसको लगाते रहिए, ठीक है। हर तीसरे दिन लगाइए उसको। फिर क्या होता है ना कि बहुत लोग टेस्ट दे के छोड़ देते हैं, उसको क्या करना, आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा देना है, पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, देख लेना कहाँ गलती हुई, मतलब कौन सा क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, ठीक है। मतलब उसमें कौन से नए क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, उनको रिवीजन करना है और उस पर मार्क कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उसको भी एक बार रिवीजन के लिए लास्ट में देख लेंगे, ठीक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपके पास 20 दिन है, ठीक है, कि BPSC टाल रहा है एग्ज़ाम, कि नॉर्मलाइजेशन करेगा, 2 दिन में करेगा, 4 दिन करेगा, ये आपका काम नहीं है। जब भी करने वाला होगा ऑफिशियल नोटिस आएगा, आपको पता लग जाएगा। आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।